Good evening students, welcome back to my channel. So in this lecture we are going to discuss about some basic key terms related to this electrochemistry chapter. In the previous chapters we discussed about the application of Nernst equation. With the help of Nernst equation, how we are going to calculate the equilibrium constant first, and the second one is related to the Gibbs free energy of that reaction. Okay, so in this lecture we are going to discuss about some basic key terms. Okay, my lectures were related to your CBSE board pattern. Okay, so you have to remember each and every term. First is बच्चे what we are going to discuss about is resistance. अब समझो इस चीज को, रेजिस्टेंस क्या होती है बाय डेफिनेशन सबको आती है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रही। समझ रहे हो? तो अब समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन अपने आप से बना लेना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। यानी कि मान लो मैं चल रही हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी पत्थर नहीं है, सो इट्स इजी फॉर मी टू वॉक, दैट मीन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस इन माई वे। बट अगर वहां पे बहुत ज्यादा पत्थर हैं, बहुत ज्यादा स्टोन्स रखे हैं, तो क्या मेरे लिए चल पाना आसान होगा कि डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। दैट मीन्स वो जो स्टोन है वो किसका काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब यही चीज यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो। पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि मतलब किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब केमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉन से। तो बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। चलना किसे है? इलेक्ट्रॉन्स को। अब मुझे तो रास्ते में चलना था, क्या इलेक्ट्रॉन रास्ते में चलेंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स किस में चलेंगे? वायर में। किस में चलेंगे? वायर। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल की क्या होगी? वायर। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर से फ्लो करना है। ध्यान से समझो, क्या बोला कि इस इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना है? इस वायर में ट्रेवल करना है। अब जो ये वायर है, क्या ये एक मैटर है? हाँ बिल्कुल मैटर है। क्या जो मैटर होता है वो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक कॉपर वायर है, क्यों कॉपर है? क्योंकि कॉपर एक मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब वायर किसकी ले ली? मेटल की। अब मतलब इसमें क्या है? कॉपर के एटम्स होंगे। कॉपर के एटम होंगे, खाली तो नहीं है वायर। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत कम शो कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए मैं बताना क्या चाह रही हूँ। अब बात थी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधा रास्ता अवेलेबल होता पास करने का, तो मतलब कोई रेजिस्टेंस ना होती। क्या नहीं होती? रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। असलियत क्या है? असलियत जो है वो ये है बेटा कि जो यहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? बहुत ही, क्यों ये मेटल है, सॉलिड है, तो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। क्या पैक्ड हैं? कॉम्पैक्ट। यानी कि बीच में स्पेस बहुत कम है। सीधा रास्ता तो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा। तभी हम बोलते हैं कि आज तक नो डाउट हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं। इस लेक्चर में मैं सुपर कंडक्टर भी समझाऊंगी। हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स की। वो सुपर कंडक्टर बने कैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे। भाई घर इसका है, इलेक्ट्रॉन बाहर का मेहमान आएगा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत क्रिएट करेंगे। अब क्या हुआ? सीधा रास्ता नहीं मिला। सीधा रास्ता मिल जाता तो रेजिस्टेंस कुछ भी ना होती, सीधा निकल जाता इलेक्ट्रॉन बेचारा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा। इसको क्या करना पड़ेगा? जिगजैग। अपना क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये रास्ता ढूंढते ढूंढते क्या होगी? इसकी एनर्जी वेस्ट। और अगर एनर्जी वेस्ट होगी तो मतलब इस जो एटम्स थे उन्होंने क्या किया? रेजिस्टेंस क्रिएट की उसके पाथ में ट्रेवल करने के लिए। बड़ा फिगर देख लो, यहाँ बड़े बड़े क्या हैं? एटम्स। कॉपर वायर के इलेक्ट्रॉन को आना है, डायरेक्ट नहीं आ सकता, रास्ता देख के फिर उसे जाना पड़ेगा। अगर उसे इतना जिगजैग जाना पड़ा तो मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। वेस्ट कर दी तो मतलब वायर ने क्या प्रोवाइड कर दी? रेजिस्टेंस। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि हिंड्रेंस। डेफिनेशन सुन लो जो 9th क्लास से सुनते आ रहे हो। हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का सिंबल भाई क्या होता है? आर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? ओम होती है। रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की। अब बात हो जाता है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? सॉरी बच्चे, रेजिस्टेंस जो है
अब वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, बात आ जाती है फैक्टर्स की। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टू फैक्टर्स। एक डिपेंड करेगी भाई कितना लंबा रास्ता है, अगर बीच में पत्थर पड़े हैं और थोड़ा ही रास्ता है तो रेजिस्टेंस फिर भी क्या है, कम। लेकिन अगर मैं बात करूं लंबे रास्ते की, अगर मैं रास्ते के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यानी कि बात करेंगे तो लेंथ के बारे में और एक बात करेंगे इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। अब एक बच्चे का डाउट था 12th क्लास में से ही बेटा, एक बच्चे का ये डाउट था कि मैम क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमें बताया जाता है वो क्या है कि इसको काट दो, काटने के बाद जो ये बन जाता है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोड्स, अब मैं इसमें बात करती हूँ वायर में, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है जो मैंने अभी शेडेड किया, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि ये जो सर्कुलर दोनों साइड जो मेरे सर्कल्स हैं वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। वो क्या है बच्चे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब ये डिपेंड कर रहा है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जब मैं बात करूंगी ना आगे मैं वो चीज समझाऊंगी जो उस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई वायर की लेंथ की और बात हुई उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेजिस्टेंस, अब मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस मतलब पत्थर, पत्थर मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं क्रिएशन प्रॉब्लम क्रिएट करें। छोटा रास्ता था, लेंथ छोटी थी तो दिक्कत कम थी, लेंथ बढ़ गई तो दिक्कत बढ़ गई, दिक्कत बढ़ गई तो मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई लेंथ के कि नहीं हो गई। जितना लंबा रास्ता पत्थर भरा उतना ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन को उसमें ट्रेवल करना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गई। अब बात करिए एरिया की। अब एरिया ध्यान से समझना, अब एरिया एक इतना था और एरिया बड़ा था, किसमें मूव करना आसान है, ऑब्वियसली बच्चे जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। क्यों, जगह मिल गई ना बच्चे ज्यादा। एक संकरी सा पाथ है, आपको ऐसे जाना है, आपको बहुत बड़ा पाथ है तो कम लोगों से टकराओगे कि नहीं टकराओगे। छोटी गली में ज्यादा लोगों से टक्कर खाते हो, जब वो गली या जो भी सड़क है वो चौड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कम टक्कर खाओगे। तो इलेक्ट्रॉन का भी सेम ही केस है, यहाँ ज्यादा टकराएगा, यहाँ कम लोगों से टकरा के निकल जाएगा। यानी कि अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटी, घटी का मतलब इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं आर की बात करूं ओवरऑल तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज रो। किसे यूज किया, इसको बोलते हैं रो बच्चे। रो का नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है इसका नाम। अब देखो रेजिस्टेंस से ही एक नई टर्म निकल के आई रेजिस्टिविटी। यानी कि कहना तो बात तो करेंगे क्या रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस की ही, लेकिन कुछ कंडीशन फिक्स हो गई। यानी कि अब अगली टर्म देखो, रेजिस्टेंस समझ में आया, यहां तक था रेजिस्टेंस हमारा। अब जब रो आ गई तो रो का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। ध्यान से सुनो, रेजिस्टिविटी में फिक्स कर दिया। अब इस इक्वेशन से ही इसकी डेफिनेशन निकालो। ऐसा ना हो कि डेफिनेशन का पहले रट्टा मारोगे और फिर तुम इक्वेशन याद करोगे। जब तुम्हारे पास बच्चे ये इतनी मैजिकल इक्वेशन यहाँ पड़ी है सिंपल सी, मुझे क्या करना है, मुझे रो बताना है। मैंने कहा कि अगर मैं एल को 1 मीटर पुट कर दूं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दूं, फिक्स कर दी। यानी कि जो मेरा कंडक्टिंग वायर होगी वो 1 मीटर लंबी है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, मैंने फिक्स कर दिया। ये फिक्स करते ही ये होल फैक्टर क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू रो 1/1। 1/1 कुछ मायने नहीं रखता, यानी कि r क्या हो गया, रो। यानी कि अब डेफिनेशन यहां से पकड़ो, रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की जब उस मटेरियल की लेंथ क्या है 1 मीटर और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि फिक्स कर दो, लेंथ 1 मीटर है भाई और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस का नाम बदल के क्या बोल दोगे, रेजिस्टिविटी बोल दोगे। 2 टर्म हो गई। तीसरी टर्म पे आ जाओ। तीसरी टर्म है हमारी कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, कुछ भी बोल दो तुम्हारी मर्जी। मैं बोलूंगी कंडक्टेंस क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस अच्छा लगता है, तो उसके अपोजिट जब चीजें यूज करनी है तो मुझे कंडक्टेंस अच्छा लगता है। भाई राइम बना रहे हैं हम भी, ठीक है, केमिस्ट्री में भी राइम बन सकती है। तो अब बात हुई रेजिस्टेंस की, जो तुम्हें समझ में आएगी भाई रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। कंडक्टेंस का मतलब है जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस। और जितनी दिक्कत क्रिएट करेगा मतलब जितनी रेजिस्टेंस आएंगी रास्ते में उतनी ही क्या होगी, कंडक्टेंस।
कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सबसे पहले इसका सिंबल क्या है? कापा। कापा को तुम ऐसे, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ओके, यानी कि आप एक स्ट्रेट लाइन और फिर क्या कर दो, एस बना दो, तो क्या बन जाता है? कापा। तो कापा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? कापा इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बच्चे, रेजिस्टेंस। कापा जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो यूनिट भी रेजिस्टेंस की उल्टी हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। अच्छा, हमने ये बात नहीं करी बच्चे, हमने बात नहीं करी किसकी? रेजिस्टिविटी की यूनिट्स की। रेजिस्टिविटी क्या थी हमारी? इसकी यूनिट क्या थी? रो की। रो की यूनिट थी हमारी ओम पर मीटर, नो सॉरी, ओम मीटर। ठीक है, क्यों मीटर थी? यहां से देखना ध्यान से, मीटर स्क्वायर मीटर। जब ये यहाँ जाएगा, यूनिट भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, मैं भी भूल गई, तुम भी भूल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, आर का था रो अपॉन एल अपॉन ए, रिवर्स कर दो, आर इंटू में ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, यही तो लेके गए। अब आर क्या थी? ओम। एरिया मीटर स्क्वायर लेंथ, मीटर कट जाएगा तो क्या बचा? ओम मीटर। खत्म हो गई बात। ये किसकी यूनिट आ गई? रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। समझ रहे हो बात? तो यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। कापा रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो यूनिट हो जाएगी क्या? ओम इनवर्स। अब बात आ जाती है बच्चे की, मैं कापा की बात कर रही हूँ, कापा को मैंने रेजिस्टेंस का रिवर्स लिखा, तो जरा रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, इक्वेशंस को रिलेट करो। रेजिस्टेंस क्या है? रो, रेजिस्टेंस क्या बच्चे? रो, रो एल अपॉन ए। करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन रो इंटू में ए अपॉन एल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब देखो, जैसे रेजिस्टेंस से टर्म निकल के आई रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस से टर्म निकालेंगे। अभी ध्यान से सुनना, अभी क्या बना? कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, और सॉरी कापा मैंने आपको कंडक्टिविटी समझा दिया। कापा क्या है? कंडक्टिविटी। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, सुनो, यहाँ पे हम ये कंडक्टेंस समझा देते हैं जो बड़ा छोटा सा था। कंडक्टेंस में क्या है? कंडक्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। तो जी क्या बोला मैंने? रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जी किसके इक्वल? जी को किसके इक्वल करेंगे बच्चे? पुट, जी को पुट करेंगे हम, आर की वैल्यू कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन रो ए अपॉन एल आ जाएगी। समझ रहे हो बात? यही तो हो गया जब रिवर्स था। तो अब इसमें जो बात आई हमारे पास, अब जी जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ? अब ये जो 1 अपॉन रो था, यहां से मैं थोड़ा सा वहां कंफ्यूज हो गए। अब जो कंडक्टिविटी थी वो यहां निकल के आएगी। कंडक्टेंस जी से रिप्रेजेंट किया, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब जैसे मैंने रेजिस्टेंस से टर्म निकाल दी रेजिस्टिविटी, ऐसे ही कंडक्टेंस से टर्म निकली कंडक्टिविटी, जिसको बोला गया कापा। क्या बोला गया? कापा बोला गया। तो यानी कि कंडक्टेंस किसके बराबर हो गई? 1 अपॉन रो को क्या बोल दूं? कापा, और ए अपॉन एन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? एक और नई हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। यूनिट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओम इनवर्स। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, जिसकी बात करते हैं, नाम है उसका क्या? कंडक्टिविटी। क्या नाम है बच्चे? कंडक्टिविटी, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था। वो क्या है? कंडक्टिविटी। यानी कि फोर्थ टर्म इज अबाउट कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। तो यहाँ कापा किसके इक्वल हो जाता है? जी एल अपॉन ए। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? जी एल अपॉन ए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कंडक्टिविटी के बारे में। अब जरा एक बार यूनिट देख लो। क्या देख लें? यूनिट। जी की यूनिट क्या हुई? ओम इनवर्स। एम स्क्वायर मीटर इनवर्स, आ गई यूनिट। क्या हुआ? सिंपल यूनिट आ गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो क्या हो गया? अब जो बच्चे ये ओम इनवर्स होता है ना, इसको हम एक और इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, दैट इज जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ओम इनवर्स लिखो या सेमन लिखो, बात एक ही है। तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ? इसकी एसआई यूनिट इज ओम इनवर्स है साइन इनवर्स। यहां पे भी क्या बोल दिया? साइन इनवर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थी तुम्हारी कंडक्टिविटी, ये थी तुम्हारी क्या? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस डिस्कस कर चुके, रेजिस्टिविटी डिस्कस कर चुके, कंडक्टेंस डिस्कस कर लिया, कंडक्टिविटी डिस्कस कर लिया।
अब जरा सी बात ये समझना कि बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो जरा। कंडक्टिविटी के बेसिस, अब देखो मैं ना इससे एक और चीज डिराइव कर दूंगी यही, ध्यान से समझना। अभी तक चीजें क्या समझी, सिर्फ ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए के बराबर होता है, समझ लिया। G जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन R के बराबर होता है, समझ लिया। समझिए ना ये चीजें, यही चीजें यहाँ अप्लाई कर दूंगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज तुम्हें क्लियर कट हो जाएगी कि हाँ हम करना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। गेटिंग ना पॉइंट। इक्वेशन पुट करेंगे अब बात हुई थी जो, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमने मेटल को 3 तरीके से डिवाइड किया। क्या, मेटल और क्या बेटे, नॉन मेटल बच्चे, और क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बोलोगे तो भी ठीक है, सेमी मेटल्स बोलोगे तो भी ठीक है। सेमी मेटल्स, मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, यानी कि कंडक्टिविटी की पावर 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव जाएगी। नॉन मेटल्स में 10 रेज टू द पावर हाईली नेगेटिव जाएगी। मेटलॉइड्स की कंडक्टिविटी जो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में होगी और बहुत ही डिफरेंस होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं सोडियम का, तो सोडियम मेटल में आता है, नॉन मेटल में तुम कार्बन ले सकते हो, ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट का पंगा थोड़ा अलग है बेटा। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयरी स्ट्रक्चर होता है, तो लेयरी स्ट्रक्चर होने के कारण ये वैंडरवाल इंटरेक्शंस होती है ना अलग अलग, लेयरी स्ट्रक्चर होने के कारण इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, क्योंकि ये एक टाइम पे 3 से बाउंड होती है, समझ रहे हो, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी शो कर देती है, अदरवाइज नहीं करेगी। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहेगी। अगली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात करूंगी अब फिफ्थ, दैट इज योर सुपर कंडक्टर्स। अब देखो सुपर कंडक्टर्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जिनकी कंडक्टिविटी क्या है, जिनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या है, इंफिनिटी, और जो रेजिस्टेंस क्या ऑफर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0, यानी कि जिस ऐसे मटेरियल जो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी दे लेकिन रेजिस्टेंस 0 हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के पाथ में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये थे सुपर कंडक्टर्स। लेकिन जरा समझने वाली बात है बच्चे, सुपर कंडक्टर्स बनाए कैसे गए होंगे, करना क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक अच्छा सा पाथ डिजाइन करना है। अब इनके एटम्स के साथ में क्या करूंगी, सबको पता है 9th क्लास की मेटल के जो भी पार्टिकल्स होते हैं दे आर डायनेमिक, दे आर नॉट स्टैटिक, वो मतलब एक जगह नहीं है, दे आर वाइब्रेटिंग। ओके, तो मतलब मुझे क्या करना है कि ये एटम्स है मान लो, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब जब ये वाइब्रेट कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। क्यों, अब अगर ये अपनी जगह पे चिपका रहता तो इलेक्ट्रॉन बगल से निकल के चला जाता, लेकिन अब ये वाइब्रेट भी कर रहा है। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, और ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, जो ज्यादा हिलडुल के तंग करेगा तो क्या करोगे, उसे फ्रीज, खड़ा कर देते हैं ना टीचर जब क्लास में कोई डिस्टर्ब करता है, खड़े हो जाएंगे तो मतलब क्या, मोशन फ्रीज। ऐसे ही हमने इनका क्या कर देना, मोशन फ्रीज कर देना है। हम इनका मोशन फ्रीज करेंगे सिंपल से रिलेशन से, कि जब मैं बोलती हूँ कि मेरी काइनेटिक एनर्जी और मेरे टेम्परेचर का रिलेशन होता है, डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही इसको क्या होगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही फास्टली अपनी पोजीशंस पे मूव करेगा, और बच्चे जितना ये फास्ट अपनी पोजीशन पे मूव करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या करना है, इसके मोशन को फ्रीज, यानी कि टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ेगा, ताकि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा कम हो जाए और ये अपनी पोजीशन पे फ्रीज हो जाए। लेकिन एक चीज और तुम्हें बता दूं कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे -273 केल्विन की भी, जो हम एब्सोल्यूट 0 की बात करते हैं, वहां पे भी क्या दिक्कत है, हम अभी तक ये कंप्लीटली मोशन सीज नहीं कर पाए पार्टिकल्स का। दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोशन उसमें रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगी, मैं बिल्कुल उसे 0 नहीं कर सकती, ठीक है। तो 110% कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर्स नहीं होता कि जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना दे, लेकिन हम
इनके मोशन को सीज करके अपने रेजिस्टेंस को जितना कम हो सके उतना मैक्सिमम कर पाए, वैसे मटेरियल्स में क्या बोला जाता है, उसे सुपर कंडक्टर्स बोला जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब लिमिट अप्रोचेस टू जीरो पढ़ते होंगे तो मैथ्स में जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है, वही कंडीशन हमारी सुपर कंडक्टर्स की है। अब अगली बात आ जाती है हमारी, अब मैं तुम्हें जो कंडक्टेंस है वो दो तरीके से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। अब मैंने जब बात की कंडक्टेंस की तो मैं तुम्हें दो तरीके से उसे समझाना चाहूंगी। दो तरीके से कैसे समझाएंगे? हम समझाएंगे इसमें दो जो है वो है एक मेटालिक, दैट इज क्या, मेटालिक और इलेक्ट्रिकल, हाँ सॉरी बच्चे, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज, कंडक्टेंस, या फिर आयोनिक और क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब दो तरीके से समझनी है चीजें, अब ध्यान से समझो। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, बात हो रही है कंडक्टिविटी की, यानी कि बात चल रही है हमारी भाई को कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो कराएगा। अब मेटल में जब बात आ जाती है तो उसमें कंडक्टेंस को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल है मतलब कि उसके पार्टिकल्स पैक्ड है। समझ रहे हो? अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, अब इन पार्टिकल्स में से फ्लो कराना और देखना है कि कितने ईज से वो इसे फ्लो करने देगा। अब डिपेंड करता है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो भाई तुमने मेटल कौन सा लिया, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे, यानी कि फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ मेटल। दूसरा फैक्टर, जो ये मेटल है इसके जो एटम है, थोड़ा सा और केमिस्ट्री में जाओ, कॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। सोडियम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। आयरन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। दैट मींस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट मेटल इज हैविंग। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे हम लोग डिपेंड कर देंगे कि भाई एक तो कौन सा मेटल तुमने लिया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। अब बात आ जाती है थर्ड, दैट इज टेम्परेचर। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ये डिस्कस करूंगी तो पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर की बात करूं, वही कंसेप्ट जो अभी समझा के हटी। टेम्परेचर अगर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब वाइब्रेशन बढ़ गई, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देंगे कि डिफिकल्टी होगी पास करने में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो इसकी कंडक्टेंस थी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, हिंड्रेंस बढ़ गई भाई। अब वो वाइब्रेट कर रही हैं, जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो ये था मेटालिक के बारे में। अब बात करते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रिक। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी, यहाँ बात होगी किसकी, आयंस की। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेटा सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, वो फ्लो ऑफ आयंस भी होती है। क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस भी होती है। अब जब मैं आयन की बात करूंगी तो क्या आयंस ऐसे बाहर में भागेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आयंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बात करके हटे, आयंस कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, सॉल्यूशन में। किसमें बच्चे, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या डालोगे, सॉल्वेंट, और साथ में क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूट, और सॉल्यूट का होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल, वाटर में जब सोल्ट डाल दो, वाटर में सॉल्ट डाला, सॉल्ट का मतलब क्या डाला, NaCl डाला, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डाला। जैसे ही सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डाला तो आयंस सेग्रीगेट हो गए, नहीं हो गए, सबको पता है। हाइड्रेशन एनर्जी सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बच्चे। क्यों, 11th क्लास में हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम करते हो। तो अब बात करेंगे कि अगर सॉल्ट की मैं बात करूं, ठीक है, सॉल्ट डाला, सॉल्वेंट डाला, जैसे ही ये डब्बे के अंदर गए पानी में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गया तो ये अलग हो गए। अब आयंस फ्री है मूव करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। अब ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लो कर सकते हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ते हैं।
अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन सेंस। पहले डिपेंड करेगा सॉल्वेंट क्या लिया, पहली बात भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या वो आसानी से आयंस प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो बहुत मुश्किल से आयंस प्रोड्यूस कर पा रहा है, समझ रहे हो बात। दूसरा और क्या डिपेंड करेगा कि भाई जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं उन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा कि नेचर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, इसके नेचर किस पे, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, नेचर किस पे, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि इसके नेचर पे प्लस इसके अमाउंट पे, और यहाँ पे इसके अमाउंट पे, इसके अमाउंट पे नहीं, मुझे सॉल्वेंट तो हायर अमाउंट में होता है ना, तो इसके नेचर पे, कैसा नेचर है सॉल्वेंट का, कैसा नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, कितने अमाउंट में तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रहे हो भाई, उस पर डिपेंड करेगा। फिर बात आ जाती है हमारे फेवरेट इफेक्ट दैट इज टेम्परेचर की। अब ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आएगी तो कुछ ना कुछ माइंड में तिगड़म आनी चाहिए। अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर की बात की थी मेटल में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घटी थी, बढ़ी थी, वाइब्रेट हो रहे थे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इस केस में होगा उल्टा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ जरा सोचो। यहाँ पे कंडक्टेंस का मतलब है जितने आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, समझते हो ना। जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतने आयंस फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा आयंस फ्लो करेंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी के बारे में या कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट था उसकी डिसोसिएशन मतलब इसका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होना फास्ट हो गया। पहले 10 मॉलिक्यूल अगर टूट रहे थे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, टेम्परेचर बढ़ाते ही 10 के 100 हो गए, यानी कि अब एक ही टाइम पे 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो पा रहे हैं NaCl के, तो 100 Na और 100 Cl बन रहा है, जबकि पहले 10-10 बन रहा था, तो स्पीड 10 गुना हुई नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन पावर बढ़ जाती है, वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, और वो जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उतनी ही कंडक्टेंस क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। ठीक है, अभी ये हमने बात कर ली ना इसके बारे में, हाँ बिल्कुल। तो अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, तो मैं ये चीज रह गई बच्चे बतानी कि जब हम बात करते हैं ना, ये तो हो गई कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टिविटी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब एक बात आती है, कंडक्टेंस समझ लिया, कंडक्टिविटी समझ लिया, लेकिन बात रह गई कौन सी, सेल कांस्टेंट की। किसकी बात रह गई बच्चे, सेल कांस्टेंट की। किसकी बात है, सेल कांस्टेंट, वेरी गुड। तो सेल कांस्टेंट में अगर मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ नहीं था, रेजिस्टेंस रो L अपॉन A, ये जो L अपॉन A है ये क्या है, सेल का कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स रहता है, क्योंकि लेंथ का मतलब क्या है, मान लो ये सेल है, सेल में ये, अब यहाँ पे वो बच्चे वाला क्वेश्चन आ जाता है बेटे, यहाँ पे मेरे ये 2 इलेक्ट्रोड हैं और ये कनेक्टेड है, यहाँ सॉल्यूशन है, ये तुम समझ जाओगे। अब ये L जो है वो क्या है, लेंथ, इन दोनों की लेंथ, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रोड जो प्लेस्ड हैं, जो तुम्हें समझने चाहिए, वो इलेक्ट्रोड ऐसे प्लेस्ड है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे हैं, ऐसे। तो इन दोनों के बीच की ये वाली लेंथ क्या है, L, और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे, ये वाला, ये पूरा का पूरा फेस, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो L अपॉन A, ये वाला फेस ऐसे रखोगे तो तुम सोचोगे कि फेस ये वाला एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं प्लेटोनिक फॉर्म, यानी कि प्लेट्स की फॉर्म में। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्या हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, G स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, G स्टार से। तो G स्टार किसके इक्वल हो गया, L अपॉन A, और यही L अपॉन A तुम्हारा R इंटू कप्पा के इक्वल हो जाता है। वैल्यू पुट कर लोगे तो समझ में आ जाएगी बात, ये कैसे R इंटू कप्पा के इक्वल होता है। R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू में L अपॉन A, और जो कप्पा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रो, कट जाएगा तो बचा क्या, L अपॉन A, दैट इज योर सेल कांस्टेंट, दैट इज G स्टार।
तो G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ी सी एक जनरल सी कॉमन चीज मैं एक और बताना चाहूंगी कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, सॉरी बेटा, ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, मुझे नहीं पता इसका सेल कांस्टेंट क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसका सेल कांस्टेंट क्या है, तो मैं कैसे निकालूं सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ केसीएल सॉल्यूशन। अब बात हुई केसीएल ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि बच्चे हमारे पास केसीएल की कंडक्टेंस डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नोन थी। तो मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने क्या केसीएल डाला, मुझे कंडक्टेंस पता थी, कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करते ही मेरे पास क्या आ जाना है, L अपॉन A आ जाना है। अगर मेरे पास L अपॉन A आ जाएगा कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करते ही मुझे क्या पता लग जाएगा, इसकी मुझे क्या पता है, कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर दे ही, क्योंकि कंडक्टेंस क्या थी, क्या थी, याद करो, जब कंडक्टेंस पता है, रेजिस्टेंस नोन है, फैक्टर निकाल लोगे, इस फैक्टर को रिवर्स करोगे तो क्या वो सेल कांस्टेंट नहीं है? जब सेल का सेल कांस्टेंट आ जाएगा फिर तो तुम्हें आगे कोई भी क्वेश्चन दे दो, तुम इजीली किसी भी कोई भी सॉल्यूशन जो और होगा उसकी इजीली रेजिस्टेंस निकाल दोगे, दोबारा से फिर से ही अप्लाई कर देना। समझ में आ रही है बात? तो सेल कांस्टेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ KCl, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे नोन होती है। अब एक टर्म और आगे फर्दर जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ बच्चे, वो ये है कि हमने बात की हमारी कंडक्टिविटी की, इसकी बात की कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होता है और एक होता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में से टर्म ज्यादा रिलायबल कौन सी है? मोलर। क्यों है? ध्यान से समझो। कंडक्टिविटी का मतलब कि उसने क्या करनी है, कंडक्टेंस करनी है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है। अब जब कंडक्टिविटी की बात हो रही थी तो अगर मैं एक ही सॉल्वेंट लूं, यानी कि सॉल्वेंट सेम, टेम्परेचर फैक्टर भी सेम रखा, दो अलग अलग लिए, लेकिन जो इनमें मैं ऐड कर रही हूँ, सोल्यूट कह लो या इलेक्ट्रोलाइट कह लो, तुम्हारी मर्जी, वो दोनों डिफरेंट ले लिए। अब मैंने क्या देखा, भाई मेरा सॉल्वेंट सेम था, मेरा टेम्परेचर सेम था, तो होना तो क्या चाहिए था, दोनों की कंडक्टिविटी सेम, लेकिन दोनों की कंडक्टिविटी हो गई अलग। क्या हो गई? अलग। इसका मतलब कि मेरे पास ये कोई एक रिलायबल फैक्टर नहीं है, ये तो वेरी कर रहा है। हर एक नए सॉल्वेंट, हर एक नए सोल्यूट को चूज करके मेरी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, तो मैं तो इनमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रही। समझ रहे हो? अगर मैं सेम भी ले लूं, अमाउंट वेरी कर दूं तो भी वेरी कर रही है। मतलब कि मैंने क्या लिया, मैंने सेम सॉल्वेंट लिया बट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ठीक है, टेम्परेचर सेम ले लिया। अब इन दोनों में अगर ये डिफरेंट थे, एक NaCl था, मान लो ये CH3CO है, तो दोनों के दोनों को डिसोशिएट होना है जाके, समझ लो, लेकिन डिसोसिएशन पावर दोनों की अलग है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग वाला जल्दी आयंस बना देगा, वीक वाला लेट आयंस बनाएगा, तो कंडक्टिविटी वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी। अब मैं रिलायबल फैक्टर तो नहीं बोल सकती ना बच्चे से, तो अगर मैं रिलायबल फैक्टर नहीं बोल सकती तो मैंने टर्म यूज कर दी मोलर। समझ में आ रहा है? मोलर मतलब जो भी तुम डाल रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या है, 1। फिक्स कर दिया भाई, इतना ही अमाउंट डालना है। उतने अमाउंट डालने के बाद हम क्या टर्म्स यूज करने लग गए, मोलर कंडक्टिविटी यूज करने लग गए। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि रिप्रेजेंटेशन लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा क्या थी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, यानी कि मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फिक्स कर दिया। भाई कॉन्सेंट्रेशन एक रहेगी, समझ लो, कॉन्सेंट्रेशन जो भी मेरी कंडक्टिविटी होगी विद रिस्पेक्ट टू उसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या टर्म रिप्रेजेंट करेगी, मेरी मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके रिगार्डिंग में तुम्हें दो फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ, ठीक है बच्चे। लैम्डा मोलर, अगर ये हमें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में लेना है तो क्या होगा, कापा अपॉन 1000 दैट इज लीटर पर क्यूब इनटू में उसकी मोलैरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्या है, फॉर्मूलाज हैं ये। अगर मैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, कापा इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगी, हमारी मोलैरिटी दैट इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें तुमने समझी डिफरेंट यूनिट्स, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स, सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इन टू डिफरेंट थिंग, मेटालिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी, और वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है।
लास्ट जो टॉपिक पढ़ा वो सेल कांस्टेंट के बाद क्या पढ़ा हमने कि भाई मोलर कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई। तो बच्चे यहाँ तक एक चीज और जो मैं तुम्हें बता दूं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। वैसे तो तुम ये फिजिक्स में पढ़ोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज ये यूज होता है, इसका फिगर कुछ ऐसा है, एक कंडक्टेंस ये लगा दी, एक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ये लगा दी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। ओके, यहाँ पे हमारा कोई डिटेक्टर होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होती है। मान लो इसका मुझे नहीं पता, R1 R2 R3 R4 कैसे भी नाम दे सकते हो। अब वो ये कहते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज पे जब हम कैलकुलेट करते हैं मुझे 3 रेजिस्टेंस नोन होती है। सपोज कर लो मुझे R1 का नहीं पता, लेकिन मुझे इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं ये कहूंगी कि R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा, R3 अपॉन R4 के। इस रिलेशन से क्या मैं R1 की वैल्यू निकाल दूंगी, बिल्कुल कैसे, R1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू व्हाट, R3 अपॉन R4। तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। केमिस्ट्री में इतना ज्यादा यूज नहीं है, फिजिक्स में तुम जरूर यूज करोगे, न्यूमेरिकल्स भी करोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो बच्चे तो कमेंट करना, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा है और आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज regarding this electrochemistry part. Okay, in the next lecture we'll discuss further this same chapter. I am going with very slow pace so that it is easy for you to understand the thing. कोविड-19 चल रहा है, घर में रहो, सेफ रहो, सब बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइम वेस्ट मत करो। घर में रहो, सेफ रहो, और मेरे हिसाब से जो मैं कहूंगी तुम्हें बच्चे कि साथ में पढ़ो भी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बोलते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी करियर डिसाइडिंग क्लास है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब नहीं पढ़ोगे, स्कूल में जाओगे, पता नहीं स्कूल कब ओपन होंगे, तो तुम्हारा बहुत लॉस हो जाएगा, बाकी दुनिया से पीछे रह जाओगे। मैं नहीं कह रही कि भागो, लेकिन चीजों को समझो। घर बैठ के टाइम वेस्ट मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, आराम से समझो। ओके, भागेंगे नहीं, बहुत धीरे धीरे हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक।